दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रसशास्त्र के आज लेक्चर नंबर 8 में बचे हुए पारद संस्कार के बारे में बात करने वाले हैं और अंत में हम देखेंगे कि पारद के शोधन जिसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के शोधन को समझेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने रसशास्त्र से रिलेटेड अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप बाकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं रोधन संस्कार। हमने पिछले लेक्चर में 5 संस्कार के बारे में बात किया था। स्वेदन संस्कार, मर्दन संस्कार, मूर्छन संस्कार, दीपन संस्कार, उत्थापन और पातन संस्कार के बारे में। चलिए आज इस लेक्चर में सबसे पहला संस्कार बात करते हैं रोधन संस्कार। क्या लिखा हुआ है कि पारद की गति को रोकना ही द्रवस्थापन या रोधन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार को ही रोधन, बोधन या मुखकरण भी कहा जाता है। इस संस्कार में कांच कुपी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल यह संस्कार क्यों किया जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे सवाल आता है कि पारद की संढत्व से निवृत्ति हेतु, मतलब पारद के अंदर में जो निष्क्रियता है उससे निवारण हेतु और पारद के वीर्यवान बनाने के लिए या यूँ कहें वीर्य प्रकर्ष के लिए रोधन संस्कार किया जाता है। संढत्व निवृत्ति हेतु तथा वीर्य प्रकर्ष हेतु पारद में रोधन संस्कार किया जाता है। अब हम बात करेंगे पारद के नियमन संस्कार के बारे में। पारद को नियंत्रित करना ही पारद का नियमन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार में दौला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दीपन या संदीपन संस्कार, इस संस्कार में पारद की ग्रास प्रवृत्ति को जागृत किया जाता है। इसमें भी दौला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें पारद की बुभुक्षा या यूँ कहे कि उसकी भक्षण की प्रवृत्ति की वृद्धि कराई जाती है, तो इसलिए इसका नाम भी दिया गया है दीपन या संदीपन संस्कार। पारद की बुभुक्षा की वृद्धि किस संस्कार में होती है? दीपन संस्कार में या संदीपन संस्कार में। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पारद जारना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पारद जारना को एक्सप्लेन करें। देखिए पारद जारना क्या होता है, सबसे पहले व्याख्या समझते हैं। शुद्ध पारद में विविध धातुओं को विलीन करने की शक्ति उत्पन्न करना ही पारद जारना कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध पारद में अनेक प्रकार के धातुओं को विलीन करना ही पारद जारना कहलाता है। सबसे पहले रस हृदय तंत्र में गंधक जारना का वर्णन किया गया है। जारना के 2 मुख्य भेद हैं। पहला तो है पारद के अंदर में हम क्या मिला रहे हैं उस आधार पर भूचरी जारना और खेचरी जारना, ये एक प्रकार है। भूचरी जारना मतलब अगर हम पारक में अभ्रक पत्र या धातु सत्व को जारण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं भूचरी जारना। खेचरी जारना अर्थात किसी रत्न या उपरत्न आदि को हम यदि पारद में जारण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं खेचरी जारण। अब पारद के अंदर हम जो अभ्रक मिलाते हैं तो अभ्रक की कितनी मात्रा है उस आधार पर, अगर लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये मैंने 100 ग्राम मरकरी लिया तो 100 ग्राम ही अगर मैंने अभ्रक मिला दिया, अगर मैंने सम मात्रा में मिला दिया अभ्रक तो उसे हम बोलेंगे बाल जारना। यदि मैं 25 ग्राम है ना, 1/4 भाग 25 ग्राम यदि हमने अभ्रक मिलाया तो उसे हम बोलेंगे युवा जारना। और अभ्रक 1/6 भाग लगभग 16.6 ग्राम या 17 ग्राम अगर हम अभ्रक इसके अंदर मिला दिए तो उसे हम बोलेंगे वृद्ध जारना। तो अभ्रक की मात्रा के आधार पर पारद के 3 जारना है, बाल जारना, युवा जारना और वृद्ध जारना। बाल जारना में समभाग अभ्रक मिलाया जाता है, चतुर्भाग अभ्रक युवा जारना में मिलाया जाता है और षडभाग अभ्रक वृद्ध जारना में मिलाया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है? अब गर्भद्रुति और बाह्य द्रुति। गर्भद्रुति मतलब होता है पारद का इंटरनली लिक्विफिकेशन, यूँ कहे पारद का आंतरिक द्रवीकरण गर्भद्रुति कहलाता है और पारद का बाह्य द्रवीकरण बाह्य द्रुति कहलाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट संस्कार थे जिसको हमने बात किया। हमने अभी देखा, हमने सबसे पहले देखा रोधन संस्कार। रोधन संस्कार का मतलब बेसिकली पारद की गति को रोकना है, इसे रोधन, बोधन, मुखकरण कहते हैं। इसमें हम कांच कुपी का प्रयोग करते हैं, संडत निवृत्ति और वीर्य प्रकर्ष के लिए करते हैं। नियमन संस्कार अर्थात पारद को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ही नियमन संस्कार है। इसमें दौला यंत्र का प्रयोग करते हैं। पारद की ग्रास प्रवृत्ति को जागृत कर देते हैं या उसकी पारद की बुभुक्षा मतलब किसी धातु रत्न आदि को अपने अंदर समा लेने की जो प्रवृत्ति है उसकी में वृद्धि कराना ही दीपन या संदीपन संस्कार कहलाता है। ठीक है। पारद जारना हमने देखा कि किसी भी गंधक आदि धातुओं को विलीन करने की शक्ति उत्पन्न करना पारद जारना है।
परत जारण के दो प्रकार हैं, भूचरी जारण, खेचरी जारण। भूचरी मतलब अभ्रक धातु सत को मिलाना, खेचरी जारण में रत्न आदि पारद में मिला देना। बाल जारण, युवा जारण और वृद्ध जारण। फिर हमने देखा पारद चारण, पारद में अन्य धातुओं के मिश्रण करना ही पारद चारण कहलाता है। गर्भद्युति, पारद के आंतरिक द्रवीकरण गर्भद्युति कहलाता है। बाहर का द्रवीकरण या पारद की बाह्य द्रवीकरण ही बाह्य द्युति कहलाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पारद के शोधन की। पारद शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मरकरी। दो तरह से किया जा सकता है, एक जनरल प्यूरिफिकेशन और एक है स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। व्याधि क्यों करते हैं सामान्य शोधन, जनरल प्यूरिफिकेशन? किसी भी हम जो पारद का सेवन कर रहे हैं उस सेवन से जो व्याधि दूर हो रहा है उस व्याधि के निवारण के लिए हम सामान्य शोधन करते हैं। अच्छा, किसी भी चाहे सामान्य शोधन करें चाहे विशेष शोधन करें, कितनी मात्रा में हम एक बार में पारद शोधन के लिए कितनी मात्रा लिया जाए? तो आधा पल से लेकर 2000 पल तक का मात्रा ग्रहण करें। विशेष शोधन मतलब क्यों किया जाता है? तो पारद के विभिन्न मलों, दोषों आदि को विशेष रूप से शोधन करने के लिए व्याधि से निवारण हेतु सामान्य शोधन किया जाता है, रसायन के प्रयोग के लिए विशेष शोधन की जाती है। ये एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे सामान्य शोधन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले पारद को आपने लिया, लेट से हमने 100 ग्राम पारद लिया, हमने 100 ग्राम मरकरी लिया, सम भाग चूना लेना है, 100 ग्राम ही चूना लेना है, उसको 3 दिन तक खड़े यंत्र में रखकर उसको कूटना है, मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद फिर जब मर्दन हो गया, अब जो मर्दन करने के बाद जो मात्रा है उतना ही संभाग हम रसों मतलब गार्लिक या लहसुन का कल्प लेंगे। उसके बाद आधा भाग मतलब अपन ने जितना मर्दन किया हुआ हमारे पास जो पारद है उतना ही मात्रा में हमने लहसुन कल्प लिया, फिर उसको हमने मर्दन किया। मर्दन करने के बाद इन सब की जो मात्रा है उसकी आधा भाग हम सेंधव नमक लेते हैं। उन सबको हम तब तक मर्दन करते हैं जब तक कि वो सबका कलर ब्लैक ना हो जाए, काला वर्ण ना हो जाए। और इस प्रकार हम मर्दन करने से लगभग 3 से 7 दिन के अंदर में पारद सामान्य रूप से शोधित हो जाता है। यदि सामान्य शोधन हो गया, अब हमें पता चल गया कि पारद का एक जनरल प्यूरिफिकेशन हमने कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब उसके अंदर में जो नाग है, उसके अंदर में जो विष है या कोई मल है, उसको हम शोधन करना चाहते हैं। तो उसमें हम फिर अलग अलग स्वरस की भावना वगैरह देते हैं। देखिए क्या है विशेष शोधन। सामान्य शोधन हो जाने के पश्चात पारद में व्याप्त मल या विष को निम्न तरीके से शोधन करते हैं। अगर विष है तो विष के शोधन हेतु चित्रक मूल का प्रयोग किया जाता है। वहनी दोष का शोधन करने के लिए त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विष चित्र याद रखिएगा, चित्र विष ऐसा करके याद रख सकते हैं। विष के शोधन हेतु चित्रक मूल का प्रयोग करते हैं। वहनी के लिए त्रिफला का यूज करते हैं। मल के शोधन के लिए हम गृह कन्या या कुमारी स्वरस, हम जानते हैं घृत कुमारी है ना, उसको गृह कन्या भी कहा जाता है, कुमारी स्वरस का प्रयोग करते हैं। नाग यदि है उसके अंदर में हम सब जानते हैं, नाग मतलब हो गया आपको लेड, ठीक है, और वंग मतलब टीन। वंग को दूर करने के लिए द्रवारुणी, अंकोल और हरिद्रा चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम विशेष शोधन करते हैं। दोस्तों, आप सब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें, और इंटायर प्लेलिस्ट रसशास्त्र की आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप ज़रूर देखिए। यकीन मानिए, मेरे पढ़ा देने के बाद आपके लिए कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो इतना सफिशिएंट है कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम प्लस AIPGT दोनों ही कवर हो जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।